जी हां दोस्तों, एक वीडियो से लीक हो गया मोदी शाह का ममता से बंगाल छीनने का खतरनाक प्लान। बाबा बागेश्वर से 60 गांठ का पर्दाफाश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या अब बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एसआईआर पर निर्भर नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जनता में एक अलग तरह का संदेश देकर के हिंदू वोटर्स को इकट्ठा कर रही है? आखिर कौन सा वो वीडियो है जिसके सामने आने के बाद में भूचाल समझ रहा है? आखिर बाबा बागेश्वर के साथ में मोदी और शाह या बीजेपी की कौन सी 60 गांठ वाली स्क्रिप्ट सामने आई? तो क्या बंगाल में हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग एक तनाव और टकराव की स्थिति में खड़ा करके बंगाल को जीतने का प्लान है? दोस्तों, खतरनाक प्लान बाहर आया है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में धार्मिक नेताओं का रोल हमेशा से चर्चा में रहा। एक और वो भक्तों को आकर्षित करते हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक का हथियार बनते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कड़ी में एक प्रमुख नाम है। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरीके से भाषण देते हैं, जिस पर केस होना चाहिए, मगर 11 वर्षों के इस जहरीले युग में कौन करेगा उन पर केस? अब तो उनको बंगाल में बीजेपी अपना हथियार बना रही है, मगर सांसद चंद्रशेखर ने बाबा के प्लान को जमीन पर उतरने से पहले ही इनकी हवा निकाल दी। बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो कहते नहीं कहते, हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहाँ रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेके ना, फिर देख लेना क्या होगा। अगर ऐसे चलाना चाहते हो संविधान के विरोध में तो देख लेना। दोस्तों, बीजेपी को यह पता है कि जितना बाबा बागेश्वर का विरोध होगा, उतना ही उनकी बातों पर हिंदू इकट्ठा होगा। इसीलिए सब जानबूझ करके सुनियोजित तरीके से मिशन बंगाल के लिए बाबा बागेश्वर को मोदी शाह बंगाल भेज रहे। 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में उनकी प्रस्तावित कथा है, जिस पर सवाल उठे। बाबा के मानने वाले कुछ सेकुलर हिंदू भी पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी बिहार मॉडल की तर्ज पर बंगाल का किला फतह करने की तैयारी में? आखिर बाबा बागेश्वर को बीजेपी के एजेंडे में क्यों उतरना पड़ रहा है? ऐसे में सवाल ये कि मोदी शाह बंगाल को किस दिशा में झोंकना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम या हिंदू गैर हिंदू टकराव का माहौल बनाकर? दोस्तों, सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थक यूजर ने उन्हें बीजेपी का वाइल्ड कार्ड बताते हुए लिखा कि चुनाव आते ही बाबा सक्रिय हो जाते हैं। शास्त्री का प्रभाव युवाओं और ग्रामीण हिंदुओं पर है, बेशक है। बीजेपी के लिए सोने की खान है। मई 2025 में उन्होंने कन्वर्जन के खिलाफ पंजाब और बंगाल विजिट की घोषणा की, और उसी क्रम में दिसंबर 2025 में कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर रामदेव और शास्त्री के साथ हिंदू यूनिटी इवेंट प्लान है, जिसमें 5 लाख लोगों के जुटने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसी साल अक्टूबर में उनके बंगाल आने का जो कार्यक्रम था, सरकार ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी। अब 7 दिसंबर को प्रस्तावित उनके प्लान को किस तौर पर बंगाल में बीजेपी और मोदी शाह उतारेंगे, देखना होगा। एक चुनौती है उनके सामने। सवाल ये उठता है, क्या दीदी के रहते बंगाल में बाबा की एंट्री आसान है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में धर्म और सत्ता का टकराव हमेशा से संवेदनशील रहा। ममता बनर्जी, जिन्हें प्यार से दीदी कहते हैं, अपनी मां माटी मानुष की छवि से हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार रही हैं। तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता और सनातन धर्म के महज प्रचारक हैं। उनकी कथाएं लाखों भक्त अपनी तरफ उनको खींचते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे से वो जुड़े माने जाते हैं, उसे बढ़ाते हुए माने जाते हैं। सवाल ये, क्या दीदी के राज में बाबा की एंट्री बंगाल में इतनी आसान होगी और इस एजेंडे को वो लागू कर पाएंगे? दोस्तों, हालिया घटनाएं बताती हैं कि ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि 11 वर्षों से तो सब कुछ संभव है। वो एक नारा है ना, फलाने हैं तो धमकाने मुमकिन है। दोस्तों, कम से कम अभी दीदी उनको बंगाल में घुसने तो नहीं देंगी, ऐसा मेरा अपना तजुर्बा कह रहा है। इसके पहले जब आपने देखा कि अक्टूबर में पिछले महीने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 10-12 तारीख को शास्त्री का उनके हनुमान कथा का आयोजन था,
जो कि महज प्रस्तावित रह गया। ममता सरकार ने आखिरी पल में अनुमति रद्द की। आधिकारिक कारण बताया गया भारी बारिश, जलभराव का खतरा, लेकिन शास्त्री ने इसे धर्म विरोधी साजिश करार दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा के मन से उन्होंने कहा कि दीदी ने हमें इजाजत नहीं दी, जब तक दीदी है तब तक बंगाल नहीं जाऊंगा, जब दादा आएंगे तब जरूर जाऊंगा। ये दादा कौन है? ये दादा का इशारा शायद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर अमित शाह की ओर था। यह पहली बार नहीं जब टीएमसी ने ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई हो। ममता की सरकार पर यह आरोप लगते रहे कि हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों को कठोरता से देखती हैं, और जबकि दूसरे सांप्रदायिक कार्यक्रमों के लिए उतनी कठोरता नहीं दिखती। एक्स पर एक यूजर ने यह भी लिखा कि ममता ने धीरेन्द्र शास्त्री को रोका, लेकिन इज्तिमा में 80-90 लाख लोग बंगाल आए। अब सवाल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को उजागर करते हैं। टीएमसी का तर्क है अनुमति मौसम या कानूनी आधार पर रद्द किए जाते हैं, ना कि धर्म के आधार पर। मगर बीजेपी समर्थक इसे हिंदू विरोधी बताते हैं। भाजपा ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान कहा। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता इसे 2026 चुनाव का हथियार बता रहे हैं। और दरअसल दोस्तों, अगर बाबा बंगाल में पहुंच पाते हैं तो एजेंडा उतारेंगे ही। अगर बाबा बागेश्वर बंगाल में एंट्री नहीं ले पाते हैं तो विरोध होगा, विवाद होगा, हंगामा होगा, और यह उतना ही कारगर बीजेपी के लिए होगा जितना बाबा बागेश्वर के बंगाल में पहुंचने के बाद। दोस्तों, आपको याद है ना, बिहार 2025 चुनाव से पहले उनकी सक्रियता ने हिंदू वोटों को कैसे एकजुट किया। यह कहा जाता है बंगाल में 70% हिंदू आबादी, लेकिन टीएमसी की मजबूत पकड़ 2021 में 213 सीटें। 70% हिंदू आबादी के बावजूद पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम सॉफ्टनेस का आरोप लगता है। बावजूद इसके 2021 में 213 सीटें जीती, जिसके कारण बीजेपी को धार्मिक कार्ड खेलना अब तय लगता है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि हिंदू वोटरों को ममता से छिटकाना जरूरी है और उसके बिना वहां पर जीत पाना असंभव सा है। इसीलिए हर उस कड़ी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोड़ा जा रहा है, हर उस जमीन को तैयार किया जा रहा है जिससे हिंदू मुस्लिम टकराव हो और ध्रुवीकरण हिंदू वोटरों का हो। शास्त्री की कथाएं न सिर्फ भक्तों को जोड़ती हैं दोस्तों, बल्कि घुसपैठ और कन्वर्जन जैसे मुद्दों पर बोलकर राजनीतिक माहौल को गरमाती हैं। ये ममता जानती हैं ऐसे आयोजन टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक लगभग 30% को नाराज करेंगे। वो सेकुलर इमेज बनाए रखना चाहती हैं। एक्स पर एक यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ममता दीदी ने बाबा का पर्चा निकाल लिया, लेकिन बाबा ने दीदी का पर्चा निकाल दिया। 2026 में टीएमसी का सफाया। बीजेपी के समर्थक लिखते हैं बाबा की एंट्री पूरी तरह असंभव नहीं। दिसंबर 2025 में कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर रामदेव और शास्त्री के साथ हिंदू यूनिटी इवेंट की योजना रही। 5 लाख लोगों का लक्ष्य रखा था। अगर बीजेपी दबाव बनाएगी तो कोर्ट या केंद्र जिसके हस्तक्षेप से अनुमति मिलेगी। यानी कि एक माहौल अभी से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ममता की सतर्कता साफ है। वो एसआईआर जैसे चुनावी विवादों में, जहां चुनाव आयोग पर बीजेपी की मिलीभगत के आरोप लगे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अभी कुछ महीने पहले इनकी सक्रियता जिस तौर पर बिहार में चरम पर थी, मार्च 2025 में होली के बीच उन्होंने पटना और अन्य जिलों में कार्यक्रम किए। आरजेडी नेताओं ने उनकी पटना विजिट का विरोध किया था, कहा कि यह सांप्रदायिक तनाव फैलाएंगे। जुलाई में पटना स्पीच ने विवाद खड़ा किया, जहां उन्होंने भगवाए हिंद का सपना देखा, भगवाए हिंद, और बिहार को हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बताया। बाबा बागेश्वर के शब्द है कि बिहार ही हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बनेगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी और बड़ी धुतरई के साथ में कहती है गजवाए हिंद। आज तक किसी को पता नहीं कि गजवाए हिंद है क्या, उसके मायने क्या होते हैं। और दरअसल उसी झूठ की बुनियाद पर, उसी भ्रम की बुनियाद पर, उसी प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद का सपना बाबा बागेश्वर दिखा रहे हैं। एक्स पर कांग्रेस समर्थक लिखते हैं कि बीजेपी ने शास्त्री को कम्युनल टेंशन के लिए भेजा। बिहार नतीजे में इस मॉडल का असर साफ दिखा। विश्लेषक मानते हैं कि उनकी सभाओं ने हिंदू वोटों को एकजुट किया है, जो नीतीश मोदी गठबंधन के लिए फायदेमंद रहा। लेकिन आलोचना भी हुई।
कांग्रेस ने कहा यह हेट स्पीच है। मगर क्या होगा अगर यह हेट स्पीच के दायरे में ही आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कहता है, जैसा कि मैंने पिछले शो में बताया, कि साहब हर हेट स्पीच और हर मामले पर कानून बनाना और निगरानी करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? दोस्तों, बिहार में बाबा बागेश्वर शास्त्री की रणनीति जिस तरीके से उन्होंने जमीन पर लागू की, उसके कई प्रमुख एजेंडे थे। हिंदू एकता का प्रचार था, नंबर 2 कन्वर्जन और घुसपैठ का मुद्दा था। अब दोस्तों, बिहार में कितना कन्वर्जन हुआ, यानी कि हिंदू समाज के लोग दूसरे धर्मों में गए, कोई डेटा नहीं। घुसपैठ कितना था, एक भी डेटा नहीं। सोशल मीडिया पर आप एक गोदी मीडिया एंकर का अमित शाह के साथ में इंटरव्यू वायरल होता हुआ देख रहे होंगे, जिसमें महिला एंकर ये पूछती हैं कि बिहार में घुसपैठिए घुसपैठिए कहते हैं, घुसपैठिए कितने मिले? क्या जिन लोगों के नाम कटे वो घुसपैठिए हैं? अमित शाह कहते हैं क्या करना है आपको जान करके, ये जिनके नाम नहीं वो अपने आप में ही वोट के अधिकार से वंचित हैं। यानी कि ना तो घुसपैठिए मिले, ना तो ही कन्वर्जन के मामले पर बिहार में कोई स्पष्ट स्थिति दिखी। लेकिन बाबा तो यही सब कहते हैं। और तीसरा, स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ में मंच साझा जिस तरीके से करते हैं बाबा, जाहिर है इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाने में उनको मदद मिलती है, जो बीजेपी वोटों का एक ध्रुवीकरण साबित होता है, और बिहार में यह हुआ है। तो फिर ऐसे में दोस्तों देखना यह होगा कि बाबा बागेश्वर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को लेकर के बिहार में एंट्री करने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, ममता दीदी क्या करती हैं? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।